name of the topic what we are learning is liquidation of company, and this is our second lecture. ये हमारा second lecture है, liquidation of company. We want to close down the company. Technically we call winding up. एक बार winding up करेंगे, किस authority के पास ये power है winding up का हम देखेंगे. But the process will be, once that legal formalities are over, liquidator will be appointed. Liquidator will be in charge to close the company. I mean, sell the assets, pay off the liability, money left will be given back to shareholders. Okay? So, liquidator will be appointed. Surely, liquidator wants some information from the company. What assets company have, what liabilities will be there, what are the estimated amount at which asset can be sold, liabilities will be paid. ये सब information liquidator को कौन provide करेगा? Company. Company means कौन? Directors. In which form, which format? तो उसे बोलते हैं statement of affair. Statement of affair is a format in which director will supply information to the liquidator about the asset, its estimated realizable value, liabilities, and so on. After that, liquidator will call meeting of creditors, shareholders, get the approval, and actually start selling the assets. If the liquidation takes more time, I mean more than 1 year, so every year liquidators will provide the shareholders annual statement of account. And once everything is over, final statement of account. ठीक है? मुझे as a student ये topic में क्या सीखना है? Number 1, directors जो information supply करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो सीखेंगे. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उसके बाद हम सीखेंगे लिक्विडेटर्स एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी. ठीक है? विद दिस बैकग्राउंड हम लोग का ये सेकंड लेक्चर है. दिस इज अवर सेकंड लेक्चर. हमने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि भाई वाइंडिंग अप कैसे होने वाला है, मोड ऑफ वाइंडिंग अप कैसे होने वाला है. तो ध्यान से देखिए. Suppose winding up is because company is insolvent in the sense inability to pay debt. तो जो winding up के लिए applicable rules है वो है inability to pay debt, insolvency and bankruptcy code with the regulation. Suppose winding up is other than inability to pay debt, तो company act में होता है. And voluntarily winding up, voluntarily, तो ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड विथ वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन. सो ये टेक्निकली वॉलंटरी हो गया, ये टेक्निकली कंपल्सरी हो गया. ऑर्डर के ऊपर किसने ऑर्डर दिया? यहाँ जो ट्रिब्यूनल, वी कॉल इट ट्रिब्यूनल अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, या कंपनी एक्ट के अंदर, या एनसीएलटी आती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एंड यहाँ अगेन बैंक्रप्सी कोड के अंदर. ठीक है? विद दिस बैकग्राउंड अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं. वी डिड वन ऑफ द क्वेश्चन. आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर है. कौन सा क्वेश्चन पर है? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? 1 मिनट. अभी हम लोग जो कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 4 है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है. ठीक है? क्वेश्चन 4 रीड करते हैं. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 4. अभी मेरे साथ में रहिए, अभी मेरे साथ में रहिए. क्वेश्चन नंबर 4 मैं भी रीड कर रहा हूं, आप भी रीड करिए. ओके? क्वेश्चन नंबर 4. कैन यू सी द क्वेश्चन? क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? अरे बोलिए ना. यस सर. आइए. ओके, तो ये कैसे चक्कर है मेरा? ओके, वो लाइट वो नहीं आ रहा है. ठीक है, देखता हूँ. श्री चोपड़ा is appointed as a liquidator of Moon Company in voluntary liquidation on 1st July. 1st जुलाई को कंपनी वॉलंटरी लिक्विडेट हो रही है. फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट. मशीन है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, स्टॉक, बुक डेप मतलब डेटर, इन्वेस्टमेंट, कॉल इन एरियर, कैश, पीएनआई. कॉल इन एरियर मतलब समझते हैं ना, कंपनी ने कॉल किया मतलब पैसे नहीं मिले हैं, वी कॉल इट अ कॉल इन एरियर. ठीक है? देन 24,000 शेयर्स ऑफ 5 each, रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, डिबेंचर, बैंक ओडी एंड लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर.
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या बता सकते हो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर्स टू द लिक्विडेटर अबाउट द लिस्ट ऑफ असेट, इट्स एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, लायबिलिटीज एंड सो ऑन। Following assets are valued, मतलब this is realizable value: machine, leasehold, investment, stock. Bad debts of 3,000. So out of the data, 3 is bad. There is another data doubtful of 6, but that is estimated to realize 3. So 3 bad debts will not be realized. Out of 6, 3 will not come, 3 will come. Bank code is secured by deposit of title deed of leasehold property. Then there is a preferential creditor. Then there is a outstanding telephone rent. ठीक है? अब देखो, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो एक फॉर्मेट है। हमने लास्ट लेक्चर, ये लेक्चर 2 है, आज का हमारा लेक्चर 2 है। लास्ट लेक्चर में थोड़ा हुआ था, तो हेडिंग है इन द मैटर ऑफ, जस्ट 1 मिनट, मेरा कलर किधर गया? ये क्या चक्कर है? देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। आई होप यू कैन सी दिस, राइट? अभी दिख रहा है ना आप लोगों को? सो हेडिंग है इन द मैटर ऑफ मून कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। फिर यहाँ है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। जो हमारे पास असेट है, कौन सी असेट थी? मशीनरी, स्टॉक, बुक डेप्ट, इन्वेस्टमेंट, कॉल सिनेरियर एंड कैश। ये सबकी रियलाइजेबल वैल्यू है। क्या है? ये सबकी रियलाइजेबल वैल्यू है। इसे बोलते हैं असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जो असेट मॉर्गेज और प्लेज नहीं है। फिर होता है असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। क्या बोलते हैं? ये था लिस्ट ए असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, ये होता है असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। आप लायबिलिटी साइड चेक करेंगे, तो वी हैव ए बैंक ओडी, और बैंक ओडी के लिए लिखा था बैंक ओडी इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू 1,09,000 है और बैंक ओडी की लायबिलिटी 27 है। तो देखो हम कैसे लिखते हैं, लीस्ट बी असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, यहाँ असेट्स का नाम लिखते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 1,09,000 है, और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर था बैंक कोडी, उसकी वैल्यू लिखते हैं। तब देख सकते हैं रियलाइजेबल वैल्यू वो बैंक कोडी लायबिलिटी से ज्यादा है, तो ये हमारा एक जात का सरप्लस है। क्या है ये? सरप्लस। कभी ऑपोजिट भी हो सकता है कि रियलाइजेबल वैल्यू लायबिलिटी से कम है, तो फिर हम डेफिशिएंसी से में लिखते हैं, और वो डेफिशिएंसी मतलब असेट बेच के भी मनी रिकवर नहीं हो सकता है, तो रिमेनिंग जो लायबिलिटी है वो अनसिक्योर्ड बन जाता है। ठीक है? फिर हम लोग लिखते हैं समरी ऑफ ग्रॉस असेट। ये समरी ऑफ ग्रॉस असेट इज नथिंग बट द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम ऑल द प्रॉपर्टी। ये समरी ऑफ ग्रॉस असेट के फिगर कहां से लाते हैं? तो आप देख सकते हैं जो असेट स्पेसिफिकली प्लेज नहीं किया है, जो असेट स्पेसिफिकली प्लेज नहीं किया है वो असेट से 192 आ रहा है, एंड जो असेट स्पेसिफिकली प्लेज किया है, जो असेट स्पेसिफिकली प्लेज किया है उससे 1,09,000 आ रहा है। जो असेट स्पेसिफिकली प्लेज किया उससे 1,09,000 आ रहा है, एंड नॉट स्पेसिफिकली प्लेज से 192 आ रहा है। टोटल हो गया 301, और ये टोटल जो है 192 प्लस 82, ये है अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग क्रेडिटर। यहां तक हमारा लेक्चर नंबर 1 में फॉर्मेट में हुआ है आज। अब हम आगे जा रहे हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका कहानी हम आगे जा रहे हैं। ओके, आप किसी ने लास्ट लेक्चर मेरा मिस कर दिया है तो वीडियो आपकी टीम पर है, आप जरूर से वो वीडियो देखिए, एंड मेरी गारंटी है आप पक्का 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 सब समझ जाएंगे। डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, जस्ट एक मिनट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? 4। ठीक है ना, जस्ट 1 मिनट, आई विल स्टार्ट, just 1 minute, I'll start.
एक मिनट में हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं, अब हम ये आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मेट वाला सम है, ये तो करेक्ट, ये तो सबको हम कुछ फॉर्मेट के हिसाब से ही जाना होता है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी कॉलम में क्या लिखने वाला है? जितनी भी हमारी लायबिलिटी है उसकी बुक वैल्यू, जितनी भी हमारी लायबिलिटी है उसकी बुक वैल्यू, और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की वैल्यू। वैसे हमारे पास लायबिलिटी कितनी टाइप की होती है? आप बैलेंस शीट देखेंगे तो हाउ मेनी टाइप्स लायबिलिटी विल बी देयर? एक होता है क्रेडिटर्स, दे आर सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड चार्ज। जैसे ये प्रॉब्लम में बैंक कोडी था, फिक्स्ड चार्ज मीन्स दैट स्पेसिफिक लैंड बिल्डिंग इज गिवन टू बैंक कोडी एग्जाम्पल। एक होता है क्रेडिटर्स विथ फ्लोटिंग चार्ज, एग्जाम्पल डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट फ्लोटिंग चार्ज ऑफ करंट असेट्स। उसका मतलब क्या? डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट फ्लोटिंग चार्ज ऑफ करंट असेट, मतलब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हम तो करंट असेट स्टॉक डेटा सेल करेंगे, वो सर्कुलेट होते जाएगा, विल कीप ऑन चेंजिंग, तो फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। बाकी बचे अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में दो होता है, एक होता है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, एग्जाम्पल गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सो ऑन, वेजेस टू वर्कर, हमने लास्ट वीडियो में देखा है। दूसरा होता है अदर अनसिक्योर्ड, अदर अनसिक्योर्ड, ठीक है, फोर क्रेडिटर। तो देखते हैं, सबसे पहला इधर लिखते हैं अमाउंट पेड फॉर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। अब ध्यान से देखेंगे, हमारा जो लिस्ट बी था ना, ये था, वहां सिक्योर्ड क्रेडिटर बैंक कोडी का अमाउंट 27,000 है। कितनी है बैंक कोडी की अमाउंट? 27,000। लेकिन राइट साइड में नील लिखते हैं क्योंकि उसकी पेमेंट यहां ही बता रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट 109 एसेट बेच के 27,000 बी पेड टू सिक्योर क्रेडिटर, मतलब पे करेंगे, ऐसा रियल में पे नहीं करते, तो इन्फॉर्मेशन है। 82 फिर भी सरप्लस बचेगा, ये पूरा एस्टिमेट है। सो राइट साइड नील बिकॉज हम ऊपर ही पेमेंट बता देते हैं। सो द बैलेंस विल बी 274, ठीक है। सो हमारा सिक्योर क्रेडिटर्स बाय फिक्स चार्ज तो पहले हो गया। अब प्रेजेंटेशन में प्रिफरेंशियल नेक्स्ट आता है। अमाउंट फॉर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट सी, अमाउंट फॉर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड होता है, बट विद इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दे आर पेड फर्स्ट। क्या आप जानना चाहते हैं प्रिफरेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं? चलो मैं बता देता हूं, आप भी क्या याद करेंगे। हुआ प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर अनसिक्योर्ड होते हैं, बट विद इन द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दे आर पेड फर्स्ट। सो हु आर दे? फॉलोइंग आर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। कौन? ड्यूज टू वर्कर विदाउट एनी लिमिट। वर्कर मतलब लेबर क्लास बोलते हैं, कोई लिमिट नहीं है, वेदर इट इज वेजिस और एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट, वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं। ड्यूज टू वर्कर नो लिमिट व्हाटसोएवर। देन ड्यू टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई माने ऑफिस वाले बोलते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, उसके लिए दे आर प्रिफरेंशियल फॉर सैलरी अप टू 4 मंथ। उनकी जो सैलरी है 4 मंथ की सैलरी प्रिफरेंशियल है, और मैक्सिमम 20,000 पर पर्सन विच एवर इज लेस। सो सैलरी टू ऑफिसर, ऑफिस वाले लोग, एम्प्लॉय वी कॉल देम, दे आर प्रिफरेंशियल फॉर 4 मंथ और 20,000 विच इज लेस। लेकिन वही एम्प्लॉय को ऑल अदर रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, लीव सैलरी, जिसको हॉलीडे रेम्यूनरेशन बोलते हैं, नो लिमिट, दे आर प्रिफरेंशियल। रिटायरमेंट बेनिफिट नो लिमिट, प्रिफरेंशियल, खाली सैलरी में लिमिट है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन प्रिफरेंशियल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रिफरेंशियल, गवर्नमेंट टैक्स विच आर ड्यू विद इन द लास्ट 12 मंथ ऑफ वाइंडिंग अप, ये भी प्रिफरेंशियल है।
इनकम टैक्स, जीएसटी, लेकिन वो ड्यू बोलते हैं ना, इट शुड बी ड्यू फॉर पेमेंट इन लास्ट 12 मंथ ऑफ वाइंडिंग अप, एंड दैट टू टैक्स ओनली। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट है ना, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करती है, वो ड्यूज प्रीफरेंशियल नहीं आता है, ठीक है। सो विद दिस बैकग्राउंड हमारे में बताओ, प्रीफरेंशियल है क्या? कोई है ना? डायरेक्टली क्वेश्चन में ही बोल दिया है। क्या बोल दिया है? डायरेक्टली क्वेश्चन में ही बोल दिया है, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर ऑफ 1500, लेकिन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन रेंट का कोई मतलब नहीं है, वो प्रीफरेंशियल में नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन रेंट प्रीफरेंशियल नहीं है, नॉट ए प्रीफरेंशियल, वो प्रीफरेंशियल में नहीं आएगा, वो अदर में आ जाएगा, मतलब प्रीफरेंशियल में नहीं आएगा, वो अनसिक्योर्ड में आ जाएगा। जैसे देखो ना, ऑलरेडी मेरे पास लायबिलिटी फॉर परचेसिस है, वैसे ये 120 अनरिकॉर्डेड है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड कर देंगे, बट वो प्रीफरेंशियल नहीं है, ठीक है। देखो वो अनसिक्योर्ड है, जैसे लायबिलिटीज फॉर परचेस है, टेलीफोन रेंट आउटस्टैंडिंग, ये अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड है तो एस्टिमेट में तो लेना पड़ेगा ना कि पेमेंट करनी है करके, ठीक है। तो अभी कहाँ पहुंचे हम लोग? चलिए, प्रीफरेंशियल के लिए तो पेपर ही बोल रहा है कि भाई देयर इज अ 1500 रुपीज प्रीफरेंशियल। या बोलिए सर, एक बार इसका स्टार्टिंग से सॉल्यूशन दिखा देंगे? स्टार्टिंग से क्या करूं? एक बार क्वेश्चन 4 स्टार्टिंग से सॉल्यूशन दिखा देंगे? ये कल का है इतना, ये यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन? यस सर, मैं एक बार फोटो ले लेता हूँ। हाँ फोटो ले ले, तुमने लास्ट लेक्चर मिस किया है पक्का, मेरी गारंटी है। नहीं सर, मैंने करा था, लास्ट क्वेश्चन लिखा नहीं था। कोई वादा नहीं, टेक इट, स्क्रीनशॉट ले हाँ ले, सर, वो और तब वीडियो आप भी है एक्सप्लेन इसका। कर रहे थे ना, तो मैंने भी नहीं लिखा था। कोई वादा नहीं है, नहीं, लेकिन ये आज नहीं लिखा है, कल लिखा था ये तो। नहीं, पता है सर, आपने कल लिखा था, पर तब आप प्रॉपर नो एक्सप्लेन कर प्रॉब्लम, रहे नो थे ना, तो प्रॉब्लम, तभी नहीं लिख रहे कोई थे। वादा नहीं, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, आज भी वीडियो रिकॉर्डिंग है इसका, और कल भी है, हाँ, सो डोंट वरी, मैं यस अपलोड भी करेगा आज, ठीक है। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया, आई अपलोड ऑल्सो, डोंट वरी। सर या आप बोलिए, अपना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपने जो AS19 और AS20 पढ़ाया था, उसका अपलोड कर देगा मैं, हाँ आई उसका अपलोड अपलोड कर दैट दो। ऑल्सो। ओके, अमाउंट फॉर प्रीफरेंशियल क्रेडिटर हो गया, क्योंकि अभी ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है तो थोड़ा आप एक्शन में आ गए हैं ना। हाँ सर, अभी वो मेरा वो CA के टाइम पे मिस हुआ था, तो वो करना पड़ेगा कोई ना अभी बात नहीं, से। कोई बात नहीं, नो इश्यू, डोंट वरी, आई विल डू दैट, मैं पूरा सब कुछ अपलोड करेगा, टेंशन मत लो। चलिए, सो प्रीफरेंशियल क्रेडिटर दो हो गया। सो पहला क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज, यहाँ नील बताना है क्योंकि ऊपर बता दिया है, अमाउंट में बताते हैं। फिर प्रीफरेंशियल, अब आता है फ्लोटिंग चार्ज, ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है फॉर्मेट में, लिस्ट डी, amount for creditors having floating charge, जनरली इसमें डिबेंचर आता है। जनरली देखते हैं हमारे प्रॉब्लम में कौन है। अमाउंट फॉर क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, अमाउंट फॉर क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, देखते हैं पेपर में कुछ है तो बोलिए। डू वी हैव डिबेंचर? है, डिबेंचर के बारे में हमको लिखा नहीं तो हम एज्यूम करेंगे वो फ्लोटिंग चार्ज वाला है। हाँ, हम जनरली डिबेंचर के लिए कुछ नहीं लिखा है तो एज्यूम करते हैं वो फ्लोटिंग चार्ज वाले हैं। हम डिबेंचर के लिए कुछ नहीं लिखा है तो एज्यूम करते हैं फ्लोटिंग चार्ज वाले हैं, कुछ लिखा है तो फिर वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है। अमाउंट फॉर क्रेडिट हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज, debentures are assumed to have floating charge। मतलब क्या होता है कि जो असेट मॉर्गेज प्लेज होती है हाइपोथिकेटेड, दे कीप ऑन सर्क्यूलेटिंग,
in the course of business. Yes, stock and data will keep on circulating in the course of business. ठीक है। अब आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। देखो 3 क्रेडिटर हो गया, फिक्स चार्ज, प्रेफरेंशियल, फ्लोटिंग, अब अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। लिस्ट टी, amount for unsecured creditors. तो उसमें है एक liabilities for purchase, वो कुछ 30,000 था, and outstanding telephone rent. दोनों मिलाकर 30,120, 120 अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग था, तो माइनस नहीं करना है। तो अभी बचेगा 167,380। सब लायबिलिटी खत्म हो गया ना, इधर टोटल करके दे दो। बाद में लिस्ट एफ, प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है। बाद में लिस्ट जी, इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी पेड अप कैपिटल कितनी है अभी राइट नाउ, और कॉल से कितना आने वाला है, या तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्विटी कैपिटल। कॉल सिनेरियो का तो पैसे आ जाएंगे ना, कॉल सिनेरियो के तो पैसे हमने मिल गए ऐसे बता दिया है, कॉल सिनेरियो के पैसे मिल जाएंगे 7,500। तो एक बार कॉल सिनेरियो के पैसे आ जाएंगे तो पूरा मनी 24,000 शेयर्स ऑफ 5 ईच हो जाएगा ना, 24,000 शेयर्स ऑफ 5 ईच। ये पूरा एस्टिमेट है, सरप्लस। ये डेफिसिट भी हो सकती है, सरप्लस भी हो सकता है एज पर लिस्ट एच। ये डेफिसिट भी हो सकती है, सरप्लस भी हो सकता है। बस ये मेरा स्टेटमेंट इधर खत्म होता है, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यहां खत्म होता है। अब हम और एक सम करेंगे, अब हम और एक सम करेंगे। We'll do one more sum. Question number 2 करेंगे। We'll do one more sum. If you have completed writing, C कर दो। If you have completed, C कर दो।
आपका कंप्लीट हो गया है तो आप सी कर दो। Can you see the screen? चलिए, अरे हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे कैन यू हियर मी? हो गया तो सी लिखो। बोलो अंश। चले, ओके, चलते आगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, ठीक है, लेट्स बी विथ मी। X Limited was ordered to be wound up on March 5, on which date balance sheet was as follow. ठीक है, March 5 में वाइंडिंग अप है, गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, फिक्सचर, स्टॉक, डेटा, कैश, PML. Then about equity, debenture, interest, they are secured by what? Floating charge. Clearly बोला है। बैंक कोड के बारे में क्या बोला है? वो सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, तो ये स्पेसिफिक हो गया और ये फ्लोटिंग हो गया। Then we have a creditors, ठीक है। The amount realized, estimated to be realized, क्या? गुडविल है, बिल्डिंग है, प्लांट, फिक्सचर, स्टॉक, डेटा। क्रेडिटर इंक्लूडेड 6000, क्रेडिटर के अंदर 6000 ऑन अकाउंट ऑफ वेजिस। वेजिस के लिए पता है नो लिमिट, कुछ नहीं। सो 15 मैन 100 पर 4 मंथ, वो सब कोई मीनिंग नहीं है। वेजिस अनलिमिटेड, खाली सैलरी के लिए 4 मंथ और 20,000 विच इज लेस है। 9,000 इज a, हाँ यहाँ है 9,000 इज a salary of 5 employee at 300 per month for 6 month। 6 month नहीं अलाउड है, ओनली 4 month प्रीफरेंशियल है, बाकी का नॉर्मल अनसिक्योर्ड। रेंट फॉर गोडाउन वो कुछ नहीं है, मतलब प्रीफरेंशियल नहीं है। इनकम टैक्स वो टैक्स हो गया ना, तो प्रीफरेंशियल में आ जाता है। डायरेक्टर फीस प्रीफरेंशियल नहीं है। 3 years ago the debit balance in P&L was so much. Since that date, account of the company has shown the following figure: profit, wages, electricity, debenture, and the profit. It is estimated company would have to pay 5,000 to an employee for injuries suffered by him, which was a contingent liability not accepted by the company. So contingent liability for workman compensation है, ये contingent liability for workman compensation तो प्रीफरेंशियल में आता है, प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब पूरा प्रॉब्लम है अंश दीपम, विच पार्ट ऑफ क्वेश्चन आपको अजीब सा लग रहा है? विच पार्ट ऑफ क्वेश्चन आपको अजीब सा लग रहा है? मतलब टुडेज सम एंड लास्ट सम वैसा कुछ आया ही नहीं था। बैलेंस शीट तो आया था, अमाउंट एस्टिमेटेड रियलाइजेबल आया है, क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन है, प्रीफरेंशियल, नॉन प्रीफरेंशियल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड सब आया है। विच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पहली बार आ रहा है? जल्दी बोलो ना, कभी नहीं आया पहले 2 क्वेश्चन में। ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाला इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन पहले कभी कोई भी सब में, दोनों सब में नहीं आया है।
सो वी आर वंडरिंग ये सब क्या है, यहाँ तक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तो आया है यहाँ तक। तो आई टेल यू ये क्यों दिया गया है, ये डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने के लिए दिया गया है। वो एक स्टेटमेंट है, वो हम आज पहली बार स्टडी करने वाले। बात समझ में आया? ये जो यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन है, इट हैज नथिंग टू डू विथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बट इट इज स्पेशली फॉर प्रिपेयरिंग डेफिशिएंसी अकाउंट। वो एक स्टेटमेंट है जो आज हम पहली बार सीखने वाला है, ये उसके लिए दिया है। फॉरगेटिंग दिस, हम जैसे करना है वैसे ही करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हम जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। मैं थोड़ा मिटा देता हूं, आई विल मेक सम रूम, मुझे जगह बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ना, या क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ में आ जाओ। एक मिनट, थोड़ी मैं जगह बना देता हूं सो दैट बाद में क्लीनलीनेस रहेगी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहा हूं। आई नीड टू मेक ए रूम। बोर्ड होता है तो कैसे बोर्ड क्लीन करते हैं, वैसे मुझे भी इधर क्लीन करना पड़ता है ना क्वेश्चन की जगह बनाने के लिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग भी स्टार्ट करो, मैं भी कर रहा हूँ। आपके पास इसका पीडीएफ आज ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया गया है, वीडियो में अपलोडेड भी है, वीडियो नंबर 1 में, इन द मैटर ऑफ टैक्स लिमिटेड। Statement of affairs as on 31st March 2005। आप भी स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप भी स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो 3 लाइन ड्रॉ करनी है ऐसी। इधर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। और इधर लिखेंगे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, अब एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होता है कहां से? यहां से लिख के, लिस्ट ए, assets not specifically pledged। asset not specifically pledged। ठीक है, तो जो असेट मेरे पास बैलेंस शीट में है और स्पेसिफिकली किसको प्लेज नहीं किया गया है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। assets not specifically pledged।
ठीक है, तो देखते हैं कौन सी असेट है। देखो, गुडविल है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फिक्सचर है, स्टॉक है, डेट असेट। उसमें एक स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, स्टॉक छोड़ के कोई असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं है। ठीक है, सो स्टॉक नहीं लिखा, गुडविल, बिल्डिंग, प्लान, स्टॉक, स्टॉक छोड़ी, फिक्स, गुडविल, बिल्डिंग, प्लान, फिक्सचर, डेटा, कैश लिखेगा। अमाउंट इधर दिया है, गुडविल, बिल्डिंग, प्लान, फिक्सचर, स्टॉक नहीं अभी, डेटा। चलिए, ठीक है, सो आप भी लिखो, गुडविल, उसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू दिया है, बिल्डिंग, उसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू दिया है, प्लांट, उसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू दिया है, फिक्सचर, उसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू दिया है, डेटर्स, उसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू दिया है, एंड कैश। सो टोटल कर दीजिए 8,56,500। ये था असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। क्या था ये? असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। अब लिस्ट भी आएगा, वो किसका है पता है? असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। उसको फिक्स चार्ज बोलते हैं। इसमें मुझे क्या लिखना होता है पता है? असेट का नेम लिखेगा, उसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लिखेगा, फिर कौन सी लायबिलिटी के लिए उसको स्पेसिफिकली प्लेज किया, वो जैसे यहां बैंक कोडी था। और यदि असेट का मनी रियलाइजेशन कम है तो कुछ डेफिशिएंसी में आएगा, और ज्यादा है तो सरप्लस में आएगा। तो हमारे प्रॉब्लम में इफ यू रिकलेक्ट, वी हैड ए स्टॉक, उसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू 31,000 दिया है, और जो लायबिलिटी है उसका नेम है बैंक कोडी। मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन में, बैंक कोडी 25 है, तो दैट मीन 6,000 सरप्लस है, 6,000 सरप्लस में आ जाएगा। ठीक है, और ये एक ही एसेट है, 31 है। मैं आपको बताता हूँ, मैं क्वेश्चन में बताता हूँ कि बैंक कोडी का अमाउंट क्या है और स्टॉक का रियलाइजेबल वैल्यू कितना है। मैं क्वेश्चन में बताता हूँ। यहाँ देखिए, बैंक कोडी का अमाउंट 25,000 है एंड स्टॉक का रियलाइजेबल वैल्यू 31 है ना। बैंक कोडी का अमाउंट 25 है, बैंक कोडी के बारे में क्लियरली बोला है, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, सो यही बात मैंने यहाँ लिखा है। अब हम लोग लिखते, फॉर्मेट बेस्ड है। अब हम लोग लिखते हैं कि व्हाट इज द ग्रॉस असेट रियलाइज्ड। सो हम लोग बोलते हैं समरी ऑफ ग्रॉस असेट। वो होगा असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, उसका है 8,56,500। उसका कितना अमाउंट आया? असेट नॉट स्पेसिफिक, पूरा नाम लिखना है क्या? 8,56,500 एंड असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, उससे 31,000 आने वाला है। asset not specifically placed and asset specifically placed. अब हमारा पास कितना हो गया? 856 प्लस 6 कितना हो जाएगा?
860 to 400, इसके लिए बोलेंगे अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग क्रेडिटर। ये जो अमाउंट, या बोलने बेटा। हमने लास्ट क्वेश्चन में समरी नहीं बनाया था, तो और इस क्वेश्चन बनाया। बताया था, भूल गए थे क्या? मिस हो गया था, मैंने मिटा दिया। नहीं बनाया तो बताना होता है, नहीं बनाया होगा। देखो ये मेरे पास फॉर्मेट है, एटलीस्ट नहीं बनाया तो आई मस्ट हैव मिस्ड इट, आई डोंट रिकलेक्ट नाउ, मैंने मिटा दिया है, ठीक है। कैन यू सी दिस? नहीं हाँ मुझे सर। लगता है बनाया था मैंने, ऐसा एरो ड्रॉ किया था रेड कलर का, मुझे बराबर याद है। आई रिमेम्बर इट, वीडियो में आप ओके। देख लेना प्ले करके, ऐसा रेड कलर का एरो बनाया था, मुझे याद है। याद आया आपको भी एरो था? ये फिगर कहां से आया था, ऐसा मैंने एरो ड्रॉ किया था। ओके। I definitely remember it. ये फिगर ऐसे आता है, ठीक है, ये समझाने के लिए कि मनी कहां से लाया ये फिगर, और मुझे बराबर याद है कि मैंने एरो ड्रॉ किया था। चलो कोई बात नहीं, बट अभी ये मेरा स्टेटमेंट खत्म हुआ, अब इससे आगे जाते हैं। अब हम लोग इधर लिखते हैं लायबिलिटीज, और इस बाजू लिखते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। पूरा फॉर्मेट बेस्ड है। हम जो बना रहे हैं उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं। दिस इज ए इंफॉर्मेशन विच विल बी प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू द लिक्विडेटर, कि देखो भाई ये हमारा आज की पोजीशन है, ओके। अब आएगा अमाउंट पेड फॉर सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो भी वर्ड लिखना है, और क्रेडिटर सेविंग फिक्स चार्ज, और सिक्योर्ड क्रेडिटर भी चलेगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर इज ऑल्सो ओके एज पर लिस्ट बी, और राइट साइड में हम हमेशा नील लिखते हैं, और उसकी जो अमाउंट है वो हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। या नहीं लिखते हैं क्योंकि पेमेंट उसका ऊपर बताने वाले हैं कि ऊपर से पे कर रहे हैं, ऐसे। अब आएगा लिस्ट सी, ये लिस्ट बी था, पता ना, वी फॉर क्रेडिटर, इफ यू रिमेंबर, पहले क्रेडिटर विथ फिक्स चार्ज बताते हैं प्रेजेंटेशन में, फिर प्रिफरेंशियल, फिर फ्लोटिंग, फिर अनसिक्योर्ड। अब भी प्रिफरेंशियल अमाउंट फॉर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, वर्कर्स ड्यू, नो लिमिट, याद है वर्कर के कोई लिमिट नहीं है, वर्कर के मनी जो पेएबल है उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, मैं पता करेगा वर्कर का ड्यू कितना है, मैं क्वेश्चन रीड करके पता करेगा भाई वर्कर का ड्यू कितना है, ठीक है। तो आप मुझे मदद करेंगे, वर्कर का ड्यू कितना है, एकदम ध्यान से देखो। एक काम करते हैं ना, इधर आपके पास भी क्वेश्चन तो नहीं है, तो आप नोटबुक में लिखेंगे, आप नोटबुक में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर जो 36 है उसका ब्रेकअप क्या है। क्रेडिटर इंक्लूडेड 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कर, ये प्रिफरेंशियल है, ठीक है। फिर 9,000 बीइंग सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय,
तो 9,000 सैलरी है, वो भी देखते हैं इसमें कितना अलाउड है। रेंट फॉर गोडाउन नहीं, इनकम टैक्स ये प्रीफरेंशियल है, इनकम टैक्स 1000 है, और अदर अनसिक्योर्ड कितना है, अदर्स। सो 36 में से 6 + 9 15 एंड 1 16 गया, तो 20 है। अब नोटबुक में लिख के रखो ना ऐसा क्रेडिटर का ब्रेकअप। देखो वापस से देखो, क्रेडिटर इंक्लूडेड 6000 ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस, 15 में 100 पर मंथ, 4 मंथ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वर्कर में नो लिमिट, ठीक है। फिर 9,000 बिंग सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय, इसमें से हम देखेंगे कि भाई प्रीफरेंशियल कितना है। तो 9,000 मैंने सैलरी लिखा, उसमें से प्रीफरेंशियल विल मैथमेटिकली वर्क आउट। रेंट फॉर गोडाउन तो प्रीफरेंशियल नहीं है, इनकम टैक्स प्रीफरेंशियल है, एंड अदर क्रेडिटर 20, अदर क्रेडिटर में गोडाउन रेंट, डायरेक्टर फीस सब आ गए। आप अलग से नोटबुक में लिख डालो। अब बता सकते हैं आप प्रीफरेंशियल कितने हैं? ये प्रीफरेंशियल है, इनकम टैक्स भी प्रीफरेंशियल है, और सैलरी में से मुझे कितना लेना है पता है? 9,000 सैलरी ऑफ 5 मंथ है, ओके। So sir, up to 20,000 or 4 month salary. So 9,000 into करेक्ट। 4 by 5, or कितने that amount वर्कर, will ये have to कितने take. वर्कर होंगे? 9,000 इज अ सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉई है, 5 एम्प्लॉई है, 300 पर मंथ। तो देखो ना, 5 × 300, 1500 फॉर 6 मंथ। मुझे सिर्फ कितने मंथ तक लेनी है? 4. 4 मंथ तक। तो ठीक है, ले लेंगे। चलो लिखे अपन, लेट्स राइट। सबसे पहला वर्कर का बताओ कितना था अमाउंट? फिर इनकम टैक्स, ओके। एम्प्लॉई सैलरी, फाइव एम्प्लॉई, 300 into 6 month एक्चुअल, और 5 एम्प्लॉई 300 into 4 month मैक्सिमम अलाउड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? व्हाट इज प्रीफरेंशियल? ये एक्चुअल है, बट मैक्सिमम अलाउड ओनली 4 month इज अलाउड। अलाउड ओनली 4 month, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा प्रीफरेंशियल कितना? और भी एक प्रीफरेंशियल है, और भी एक प्रीफरेंशियल है। आप बता सकते हो और कौन सा एक प्रीफरेंशियल है जो बैलेंस शीट में नहीं है मगर बैलेंस शीट की बाहर है? कौन सा? एक और एक है, there is a 5,000 compensation to employee as a contingent liability। तो contingent liability भी तो लिखना है ना मुझे, बट वो भी प्रीफरेंशियल है। contingent liability for workman compensation, ये भी प्रीफरेंशियल के लिस्ट में आएगा। contingent liability for workman compensation भी प्रीफरेंशियल के लिस्ट में आएगा। so 18,000 is your preferential, 18,000 preferential। सो कितना बचा अभी बैलेंस? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तो मुझे लिखना है ना इधर। तो अब देखो, सिक्योर क्रेडिटर फॉर फिक्स चार्ज हो गया, प्रेफरेंशियल हो गया, फॉर्मेट में अभी डिबेंचर होल्डर्स फ्लोटिंग चार्ज आएगा, एंड बाद में अदर अनसिक्योर्ड आएगा। तो अभी आएगा लिस्ट डी।
amount for creditors having a floating charge. इसमें ये प्रॉब्लम है कौन है? डिबेंचर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब डिबेंचर होल्डर्स क्लेम. बेसिकली इट इज अ डिबेंचर होल्डर्स क्लेम. इट इज डिबेंचर होल्डर्स क्लेम. कितना है डिबेंचर होल्डर्स क्लेम? डिबेंचर होल्डर्स क्लेम कितनी है? 1,64,000. कितनी है डिबेंचर होल्डर्स क्लेम? इट इज 1,64,000. ठीक है. डिबेंचर होल्डर्स क्लेम कितना बचेगा? So that is a 164. अब कौन बचा? अब क्या आएगा? अब लीस्ट ई, अमाउंट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल छोड़ के. पता है बैलेंस शीट में टोटल क्रेडिटर कितना है? बैलेंस शीट में टोटल क्रेडिटर 36 है. उसमें से प्रेफरेंशियल कितना है? आप मैथ्स लगा के कर सकते हैं. बैलेंस शीट में 36 था, उसमें से प्रेफरेंशियल माइनस कर दो तो बचेगा अनसिक्योर्ड. क्या आप मुझे बता सकते हैं चेक में लिख के? अनसिक्योर्ड का फिगर दिमाग लगाना होगा, एकदम दिमाग लगाना. मैंने आपको हिंट तो दे दिया है कि बैलेंस शीट में 36 है, तो उसमें से लीस्ट सी प्रॉपर्ली चेक करो प्रेफरेंशियल कितना है, तो ऑटोमेटिकली अनसिक्योर्ड मिल जाएगा. अदर अनसिक्योर्ड. आंसर दो, अनसिक्योर्ड कितना लिखूं? बैलेंस शीट में 36 है, उसमें से जो लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल ले लिया आउट ऑफ 36 वो हटा दो तो रिमेनिंग ऑटोमेटिकली अनसिक्योर्ड मिल जाएगा. आई गॉट. मुझे आंसर एक भी नहीं मिला है. देखता हूं कितना इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए अपने क्लास में. जल्दी से. 18. 18 क्या है? नहीं 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 नहीं. इन एनी वे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तो मुझे लेना ही नहीं है क्योंकि वो तो 36 में है ही नहीं. नहीं, अंश आप रीचेक करिए. 23. हाँ 23 अनसिक्योर्ड है. राइट, बताओ. बिल्कुल सही है. सो कितना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माइनस करना है? 6,000 वर्कर वाला, 1,000 इनकम टैक्स वाला, और जो सैलरी जो 9,000 था ना उसमें ओनली 6 प्रेफरेंशियल था. दैट्स ऑल. तो 13 प्रेफरेंशियल है, तो बचेगा 23,000. बिल्कुल सही, दिमाग लगाने वाला था. देखो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तो भूल जाओ, वो तो बैलेंस शीट में 36 में नहीं है, वो अलग से ट्रांजेक्शन है. बट अदर देन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में प्रीफरेंशियल वर्कर का 6 है, इनकम टैक्स का 1 है, एम्प्लॉय का आउट ऑफ 9 6 प्रीफरेंशियल है, तो 3 अनसिक्योर्ड है, नॉन प्रीफरेंशियल. हम नॉन प्रीफरेंशियल की बात कर रहे हैं.
कितने लोग को ये समझ में आया? 23,000 एस वर्ड टाइप करो, एस लेटर टाइप करो, समझ में आया ये 23,000? पता तो चले मुझे। एक भी नहीं आया। एस लेटर टाइप करो ना, एस लेटर, समझ में आया है तो एक भी नहीं। अरे यार कितने लोग को ये प्रेफरेंशियल समझ में आया है एंड अदर अनसिक्योर्ड समझ में आया? एस लेटर टाइप कर दो। वाओ, 10 ऑफ यू। ठीक है, चलिए, हैप्पी। 657। टेक्निकली हमारी ऑल द 4 लायबिलिटी खत्म हो गई। देखो ये 1 2 3 तीन ही है यहाँ, तो इसका लिखना बाकी है। 23,000 टोटल कर दीजिए, कितना होता है? टोटल कर दो ना, 230। लायबिलिटी खत्म, ऑल 4 लायबिलिटी। लिस्ट एफ, अमाउंट फॉर प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। नहीं है हमारे प्रॉब्लम में। फिर लिस्ट अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये प्रॉब्लम है हमारे पास, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है। सो ये हो गया डेफिशिएंसी। ये हो गया हमारा डेफिशिएंसी। In the previous two sum, we have done problem up to this only. Suppose if I ask only prepare statement of affair, तो यहाँ खत्म होता है। But हम लोग ये प्रॉब्लम में डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाएंगे, because that information is available. Deficiency as per list H. ठीक है? In the previous two sum we have done only up to this. और ये प्रॉब्लम में आज पहली बार डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं। वो एक्चुअली अकाउंट नहीं है, वो स्टेटमेंट है। तो लेट्स सी ये स्टेटमेंट डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, तो लेट्स राइट इट। फर्स्ट टाइम सिखाने जा रहा हूं। डेफिशिएंसी अकाउंट ये एग्जाम में पूछते हैं तो ही बनाते हैं। लिस्ट एच, इसकी थियरी भी लिखाना बाकी है, मुझे पता है ये बात। ठीक है, हम शुरू कैसे करते हैं, देखते हैं ये कैसे शुरू होता है। हाउ डू वी स्टार्ट इट? पर्टिकुलर्स। ओके, अब ध्यान से सुनना ये कैसे करते हैं। जो भी वाइंडिंग अप डेट की बैलेंस शीट होती है, वाइंडिंग अप डेट जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट होती है, उससे बैकवर्ड जाओ। लास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चन में जो अर्लीस्ट लॉस फिगर होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। सो एक्सेस ऑफ लायबिलिटी, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी साइड,
excess of capital and liability over assets, that is loss amount, that is accumulate, that is क्या वर्ड लिखूं, P&L loss amount of earliest of last 5 years. ये दिमाग वर्ड लिखूं, दिमाग हमारे समझने के लिए होता है. P&L loss amount of earliest of last 5 years as given in question. From winding up date. ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन लिख दिया इधर. क्या बोला है मैंने? जो भी लास्ट 5 इयर्स में accumulated लॉस का फिगर क्या था, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर एसेट इज नथिंग बट द लॉस फिगर हुआ. लास्ट 5 ईयर में वाइंडिंग अप से बैकवर्ड 5 ईयर में पेपर के अंदर क्या लॉस का फिगर दिया है, तो देखते हैं. आप मुझे मदद करेंगे, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, कहां तो दिया होगा, एकदम ध्यान से देखो. 3 years ago the debit balance in P&L is 77925. 3 years ago the debit balance in P&L मतलब लॉस हो गया. 3 साल पहले जब बैलेंस शीट बनी थी तो उसमें 77925 का लॉस था. कितने का लॉस था? 77925. 77925 का लॉस था. अब क्वेश्चन है, लास्ट 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि हमारे को शेयर होल्डर की 3,42,400 की शॉर्टेज हो रही है. आप देखो ना, असेट बेच के 657,500 सरप्लस रहने वाला है, जबकि शेयर होल्डर को मुझे 10 लाख पे करना है. सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू हैव अ डेफिसिट ऑफ 342,400. अब क्वेश्चन है, जस्ट 3 इयर्स बैक तो मेरे पास 77,925 का लॉस हुआ है. तो इन बिटवीन 3 इयर्स ऐसा क्या हुआ टिल टुडे कि मेरी डेफिसिट ऑलमोस्ट एस हाई एस 342 होने वाली है. I repeat what I am saying. 3 years back, my accumulated loss was 7725, and today, on the date of winding up, मेरी deficiency 342,500 है. तो ऐसा क्या हुआ है कि 77,925, 97,925 का loss is going to result into a loss of 342,500. वो हमको समझाना होता है. फिर क्या करते हैं? लास्ट 3 इयर्स में और भी कोई लॉस है तो इंक्रीज होते जाएगा मेरा लॉस. हमारे पास लास्ट 3 इयर्स में और भी कोई लॉसेस है तो लॉसेस बढ़ते जाता है. लॉसेस इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. लास्टली मेरा एक्यूमुलेटेड लॉस 342,500 होने वाला है. सो ये तो लास्ट 3 इयर्स के पहले का है. फिर आप देखेंगे, फिर आप देखिए लास्ट 3 इयर्स में भी तो लॉस हुआ है. कैसे? ये मेरी इनकम है 345 और ये मेरा एक्सपेंडिचर है. आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर 80 है, इनकम 65, लॉस हो गया. एक्सपेंडिचर 66 है, इनकम 45, लॉस हो गया. एक्सपेंडिचर 63 है, इनकम 40, लॉस हो गया. सो 3 इयर्स के पहले एक्यूमुलेटेड लॉसेस मेरा 77,925 था. फिर और मेरा लॉस हो गया. कहां लॉस हो गया? लॉस इन द ईयर एंडेड मार्च 3 में भी लॉस हुआ है. कितने का लॉस हुआ है? वहां मेरी एक्सपेंडिचर 80,990 था, मेरी इनकम ग्रॉस प्रॉफिट 65 था. सो यहां भी मेरा लॉस हो गया है 15,990. फिर ईयर एंडिंग मार्च 4 में भी तो मेरा लॉस हो गया है. वहां मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 45, एक्सपेंडिचर 66 टू 45 है. मैं डेफिशिएंसी अकाउंट समझाएगा एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं. डेफिशिएंसी अकाउंट पेपर में प्रिपेयर करते ओनली पूछा गया है. फिर मेरा मार्च 5 में भी लॉस हो गया है अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप. ठीक है, ये सब का टोटल करूं ना मैं 138,500 है. ओके, ये टोटल 138,500 है.
और आप देखेंगे ना बैलेंस शीट में, देखो, ऑफ कोर्स आई विल ब्रिंग इट बैक। क्वेश्चन 2 चल रहा है कि 1 चल रहा है? 2 चल रहा है। बैलेंस शीट में ये फिगर टैली हुआ, बैलेंस शीट है ना जो मेरी मार्च 5 की, ये बैलेंस शीट में टैली हुआ। सो मुझे बैलेंस शीट के साथ ये टैली करना है। ओके, जरूरी नहीं है टैली हो, कभी 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 ये टैली नहीं होता है जो बैलेंस शीट है, तो हम लिखते हैं अदर आइटम्स, ये बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। और बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट ऑन वाइंडिंग अपडेट, उसका पीएनएल के साथ हम टैली करते हैं। सपोज वाइंडिंग अप बैलेंस शीट में 150 होता था ना पीएनएल बैलेंस, तो इसको मैं बैलेंसिंग फिगर लिख देता था। समझ में आया? वाइंडिंग अप बैलेंस शीट डेट में 150 है तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। हमारे प्रॉब्लम में वाइंडिंग अप में ही कितना है? 138,500 है, इधर कुछ नहीं आता है। टेक्निकली ये वाला पार्ट है ना, लिखा नहीं जाता है इतना, ऐसा ये वाला पार्ट लिखा नहीं जाता है, लेकिन मुझे अदर आइटम निकालने के लिए लिखेंगे तो नुकसान नहीं है ना। कुछ समझ में आया? तुमची बाटली झाली होती नाही माझी नाही, दुसरे सरची असेल, ओके प्रवीण सर आहे ना, वो तो नाही होता मी ठेवतो तुम्हाला कोणती हवी ते हाँ मग दुसरे सर होते एक, ते सोमवार मंगलवार। आप समझे, ये लिखा नहीं जाता है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। ऐसे ही बताना है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लिखा नहीं जाता है, बट ये लगेगा ही आपको, इसके बिना आपको ये फिगर कैसे मिलेगा? तो लिखने में कोई नुकसान नहीं है। ये हमारा एक हर्डल पूरा हुआ। देखो मैं वापस रिपीट करता हूं, यहां तक का आपको दो लास्ट 5 इयर्स में सर ये सम जो तो क्वेश्चन 130 पेपर में, सुनिए, लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो एक्यूमुलेटेड लॉस का फिगर है ना, वहां से स्टार्ट करिए। हमारे प्रॉब्लम में क्या दिया है बताइए? हमारे प्रॉब्लम में क्या दिया था कि 3 इयर्स अगो डेबिट बैलेंस इन पीएनएल इज 77,925, तो मैंने उससे स्टार्ट किया। उसके बाद जो लॉसेस होता है तो मेरा लॉसेस इंक्रीज करते जाओ और ये फिगर के साथ टैली करो। तो उसके बाद 3 इयर्स में और लॉस हुआ है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इतना था, मेरा एक्सपेंस टोटल इतना है, दैट मीन्स मुझे और लॉसेस हुआ, 3 इयर्स में और लॉसेस हुआ। लकीली फिगर टैली हो गया, नहीं तो अब जो टैली नहीं होता है तो हम अदर आइटम ले लेते हैं। देखो लॉस हो गया, ये भी लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ। ये मेरा जीपीए एक्सपेंस है, जीपीए एक्सपेंस इधर का लिख डालो ना, जीपीए एक्सपेंस थर्ड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी जीपीए ना एक्सपेंस लिख दूं। ओके, ये 23,340 था। अब चेक करो टैली हो गया, मैंने पहला टोटलिंग गलत किया था। ये 23,340 करो, अब ये टैली हो गया 138,500 बैलेंस शीट के साथ। मैंने इधर रेड कलर का थोड़ा डॉटेड लाइन क्यों किया है? क्योंकि रियली स्टेटमेंट में बताना नहीं होता, बट हम बताएंगे तो अच्छा है। तो देखो हमने 77,925 से स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर लॉस, सेकंड ईयर लॉस, थर्ड ईयर लॉस, और बैलेंस शीट के साथ टैली हुआ है। अब 138 पीएनएल, 1,38,500 पीएनएल बैलेंस शीट में है, दिख सकता है ना, 138,500 बैलेंस शीट में है। तो फिर ये मेरे जो स्टेटमेंट का आंसर है 342,500 क्यों हुआ होगा? आप में से कोई सोच के बता सकते हैं? यदि बैलेंस शीट में 138,500 है तो यहां शेयर होल्डर की डेफिसिट क्यों हुई होगी? कोई सोच के बता सकते हैं? कॉमन सेंस चला के 138,500 पीएनएल में है तो यहां 342,500 क्यों हुआ होगा? सोच के बोलो, सोच के बोलो, सोच के बोलो। आंसर बहुत सिंपल है। ये जो बैलेंस शीट वाली असेट है ना, बुक वैल्यू, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कम होगी या तो कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमको पेमेंट किया होगा, तो लॉस इंक्रीज हो गया। आई रिपीट, मेरा बैलेंस शीट में 138,500 है तो फिर फाइनल डेफिशिएंसी 342,500 क्यों हो गई? आंसर बहुत सिंपल है कि बैलेंस शीट की बुक वैल्यू से रियलाइजेबल वैल्यू कम होगा तो असेट में लॉस हुआ होगा, या तो कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वगैरह पे करेंगे तो लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली लॉस इंक्रीज हुआ। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? आइटम्स इंक्रीजिंग द डेफिसिट। क्या बोलते हैं? अल्टीमेटली मुझे वो 342,500 के साथ टैली करना है।
अल्टीमेटली मुझे 342 400 के साथ टैली करना है, अल्टीमेटली मुझे वो टैली करना है। तो अभी मैं क्या लिख रहा हूं, आइटम्स इंक्रीजिंग द डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी अकाउंट हम तभी बनाते हैं जब क्वेश्चन पेपर में खास पूछा है। आइटम्स इंक्रीजिंग द डेफिशिएंसी, हम क्या करेंगे, एक एक बुक वैल्यू देखेंगे और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू देखेंगे और देखेंगे लॉस हो रहा है क्या। जैसे गुडविल में कोई लॉस हो रहा है क्या, बिल्डिंग में कोई लॉस हो रहा है, प्लांट में कोई लॉस हो रहा है, स्टॉक में, फिक्सचर में कोई लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होता है तो आइटम रिड्यूसिंग द डेफिशिएंसी अलग से लिखते हैं। स्टॉक में कोई लॉस हो रहा है, लॉस मतलब बुक वैल्यू और डेटर्स या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो ये सबसे हमारा डेफिशिएंसी इंक्रीज होता है। सो हम क्या करते हैं, आइटम इंक्रीजिंग द डेफिशिएंसी मतलब हम गुडविल की बुक वैल्यू देखेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू देखेंगे, हम बिल्डिंग प्लान फिक्सचर स्टॉक डेटर्स की बुक वैल्यू देखेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू देखेंगे। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की बुक वैल्यू नील है बट वी हैव टू पे मनी, तो वो भी लॉस हो गया। सपोज बिल्डिंग एप्रिशिएट होता है कि बुक रियलाइजेबल वैल्यू 3 लाख है, तो हम लिखेंगे आइटम रिड्यूसिंग द डेफिशिएंसी और फाइनली मेरा 342 400 टैली होगा। अब गुडविल के बारे में देखेंगे, यहां देखिए देखेंगे तो उसकी बुक वैल्यू 1 लाख है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू तो 1000 है, तो 99,000 का लॉस हो गया। बिल्डिंग में 350 बुक वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू 3 लाख है, तो 50 का लॉस हो गया। प्लांट में 550 बुक वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू कम है। फिक्सचर रियलाइजेबल वैल्यू लॉस है। स्टॉक 38 और 31 7000, डेटर्स 25 20, कैश में कोई लॉस नहीं है और एक अनरिकॉर्डेड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का लॉस है। सो ये बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू को कंपेयर करने का कॉमन सेंस है। क्या बोला मैंने, बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू से कंपेयर करने का। सो गुडविल की बुक वैल्यू 1 लाख है, रियलाइजेबल वैल्यू आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिल जाएगी, रियलाइजेबल वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिल जाएगी। सो गुडविल 1 लाख है, बुक वैल्यू एक एक बुक इस रियलाइजेबल वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिलेगी। सो टेक्निकली आप बैलेंस शीट फिगर और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फिगर कंपेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट एक ओल्ड बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर न्यू फॉर्म में न्यू बैलेंस शीट है, तो दोनों का कंपेयर करो तो ऑटोमेटिकली फिगर टैली हो जाएंगे। एक बार आप 138 से स्टार्ट किया तो वो एक पुरानी बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इट्स अ टाइप ऑफ ए न्यू बैलेंस शीट, तो श्योरली आप टैली कर पाएंगे। हम एग्जाम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कब बनाते हैं, जब बोला गया है तो ही, नॉट अदरवाइज। बैलेंस शीट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू का फिगर अभी आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिल जाएगा। आपको पुरानी बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का कंपैरिजन करके ये बनाना है, तो सब फिगर मिल जाता है। आपको ओल्ड बैलेंस शीट है, न्यू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी तो एक बैलेंस शीट ही है ना, वर्टिकल फॉर्म में। सपोज किसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, एप्रिशिएट होता है, तो पता है हम क्या लिखेंगे, आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। कोई एसेट अप्रिशिएट हुआ तो वो हमारे में नहीं है, नील।
तो अल्टीमेटली डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। देखो डेफिशिएंसी अकाउंट पूरा लॉजिकली समझना है तो आई कैन से 2 पार्ट है। इन 1 पार्ट द ओल्डेस्ट लॉस से स्टार्ट करके बैलेंस शीट का, पीएनएल का वाइंडिंग अप डेट 138,500 लॉस किया, ये 1 पार्ट है समझने के लिए। एंड सेकंड पार्ट वाइंडिंग अप वाली बैलेंस शीट से लेके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो खुद ही बैलेंस शीट है वहां से टैली करना है। सो दिस इज हाउ आई एज ए स्टूडेंट ने मेरा दिमाग लगाया। मैंने एज ए स्टूडेंट कैसे ये टॉपिक सीखा था पता है कि मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक अप टू वाइंडिंग अप की बैलेंस शीट डेट तक का लॉस को फिगर टैली करो, और सेकंड पार्ट आइटम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डेफिशिएंसी के लिए जो वाइंडिंग अप की बैलेंस शीट है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी एक बैलेंस शीट है, उसको कंपेयर करो। दिस इज हाउ आई लर्न इट। मेरी स्टाइल ये थी। कितने लोग को समझ में आया तो आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो जरा, वाइंडिंग अप ये वाला पार्ट। वाह इंटेलिजेंट है यार आप लोग, तो मुझे नहीं मालूम था सब। मैंने ऐसे स्टूडेंट कैसे दिमाग लगाया था बताया ना मैंने आपको कैसे। मैंने ऐसे स्टूडेंट कैसे दिमाग लगाया, तीसरा तुमको सब लेक्चर अटेंड करना है। मैंने कैसे दिमाग लगाया कि ओल्डेस्ट लॉस दिया है, क्वेश्चन पेपर वाइंडिंग अप की बैलेंस शीट को फिगर टैली किया, वहां बैलेंसिंग फिगर भी अदर आइटम आ सकता है, और एक बार वाइंडिंग अप वाली बैलेंस शीट टैली हो गई ना तो बाद में डेफिशिएंसी तो टैली किया मैंने। चले आगे। चले चलो और एक सम कर डाले। क्वेश्चन 5 देखिए। Question 5. Following information was extracted from the books of a limited company on December 4 on which winding up was made. इक्विटी कैपिटल है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, कॉल सी ने दिया था लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू कम है। फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर है, उसके लिए कुछ तो लिखा है ब्रैकेट में, बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन द होल ऑफ द एसेट्स ऑफ ए कंपनी, ठीक है। देन क्रेडिटर्स के लिए है लैंड बिल्डिंग, ये स्पेसिफिक चार्ज है, ये भी स्पेसिफिक क्रेडिटर। बिल डिस्काउंटेड मतलब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, अनक्लेम डिविडेंड तो करंट लायबिलिटी है, बिल्स पे करंट लायबिलिटी है, इनकम टैक्स ड्यू है, सैलरी वेजेस है। एक्चुअली इन्होंने कंबाइंड फिगर दे दिया है तो सैलरी समझ के कर देगा। बैंक कोड है सिक्योर्ड चार्ज ऑन द होल ऑफ द एसेट्स, तो ये फिक्स्ड हुआ या फ्लोटिंग हुआ? द होल ऑफ द एसेट हुआ तो फ्लोटिंग हुआ, क्योंकि डेटर एंड स्टॉक तो विल कीप ऑन चेंजिंग। फिक्स चार्ज में वही एसेट होती है, पर्टिकुलर एसेट। डेटर्स है उसमें बैड डाउटफुल दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ एसेट है, फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फिक्सचर है, स्टॉक है, प्लांट है। ऑन December 19 कंपनी शेयर कैपिटल स्टूड एट सेम फिगर बट देयर वाज अ जनरल रिजर्व। In 99 company made a profit but बाद में suffered a loss. Then there was a speculation loss. Dividend also was paid. Excise imposed a penalty in 2002. इनकम टैक्स वाला ने भी पेनल्टी लगाया। प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन काहे के लिए दिया है? सोच के बोलो, पूरा लास्ट पैराग्राफ, द एंटायर लास्ट पैराग्राफ काहे के लिए दिया है? जोर से बोलेंगे कोई माइक में, एंटायर लास्ट पैराग्राफ। क्या आप कोई माइक में बोलेंगे या चैट में लिखेंगे? द एंटायर लास्ट पैराग्राफ क्यों दिया है? द एंटायर लास्ट पैराग्राफ डेफिशिएंसी अकाउंट के लिए, क्योंकि हम 98 की डेफिशिएंसी से स्टार्ट करेंगे, द ओल्डेस्ट डेफिशिएंसी जो भी दिया है।
मेरी बैलेंस शीट की डेट क्या है 2004, 5-6 ईयर के पहले का ही दिया है मतलब। एंड ओल्डेस्ट डेफिशिएंसी स्टार्ट करेंगे और बाद में हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वाला डेफिशिएंसी क्यों है वो टैली करेंगे, तो ये उसके लिए दिया है। ठीक है, उसके पहले हम सीधा एज यूजुअल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना स्टार्ट करो, फिर हम रीड भी करेंगे हाँ? क्या है स्पेसिफिकली चार्ज नॉट चार्ज वो सब देखते जाएंगे, बट यहाँ से तो स्टार्ट कर ही दो। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 तो कर ही दो, थोड़ी स्पीड भी करो। क्या हम थोड़ी स्पीड करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 में हम स्पीड करेंगे क्या? क्वेश्चन 5 की स्पीड करो। इन द मैटर ऑफ डैश लिमिटेड, statement of affair as on 31st December 2004। ठीक है, पर्टिकुलर्स estimated realizable value, ठीक है। अब हम सम शुरू करेंगे। लिस्ट है, ऑफ कोर्स हम सम देखेंगे। असेट्स not specifically pledged, which assets are not specifically pledged, हम चेक करेंगे। I'll read the question, don't worry। अब हम क्वेश्चन भी रीड करेंगे। शुरू करें। सबसे पहला, सो दैट आई डोंट फॉरगेट, मैं ये लिख देता हूं, कॉल सिनेरियो रियलाइजेबल वैल्यू, ये लिखना होता है। अब फर्स्ट लिखो या असेट के लिस्ट में लास्ट लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कॉल सिनेरियो रियलाइजेबल वैल्यू मुझे लिखना होता है। कितना है पता है? कॉल सिनेरियो रियलाइजेबल वैल्यू दिया है इधर तो है क्या? हाँ, कॉल इन अरियर्स है 4 बट रियलाइजेबल वैल्यू 2 है, तो मुझे तो वो भी एक असेट ही है ना। फिर बाकी की सब असेट, फिर रिमेनिंग सब असेट। हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ,
फिर और क्या क्या एसेट है, और क्या एसेट है देखिए सर, असेट है असेट, और देखेंगे प्लेज है या नहीं है। कैश 1200 है, प्लेज नहीं है। डेटर्स जो है ना, डेटर्स इधर 90 है, 60 तो अच्छा है, 15 डाउटफुल है, उसमें से 5000 आएगा, तो अल्टीमेटली मनी कितना आएगा, और बाकी का तो डूब गया। 60 इज गुड तो आएगा, 15 डाउटफुल में से ओनली 5 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली मुझे 60 + 5 आने वाला है। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑल गुड। फिर फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग है, लेकिन फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग है ना, किसी को स्पेसिफिकली मॉर्गेज है, फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग किसी को स्पेसिफिकली मॉर्गेज है, क्रेडिटर को, तो नहीं आएगा। फिर मशीनरी जो है ना, मशीनरी 90 आएगा। फिक्सचर जो है ना, फिक्सचर ओनली 8 आएगा। स्टॉक जो है ना, स्टॉक वो 25% लेस, तो 80 - 25% 60 आएगा, और पेटेंट 45 आएगा। तो सब असेट, लैंड बिल्डिंग की तो स्पेसिफिकली चार्ज है, वो छोड़ के सब आ जाएगा। चलिए तो लिखते हैं अपन, लेट्स राइट इट। लेट्स राइट, तो एक के बाद एक सीक्वेंस में लेते हैं। कैश इन हैंड, डेटर्स, डेटर्स पता है ना, 60 + 5, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक, पेटेंट, पेटेंट कितना है, 45, पेटेंट 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 45, ठीक है, सब आ गया। So these are the asset not specifically pledged. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्या आपको क्वेश्चन का कोई स्क्रीनशॉट निकाल लेना है 2 पार्ट में, क्या सभी आपके पास नहीं है? मैंने ऑलरेडी ग्रुप पर डाला है ना, फिर क्या है, ऑलरेडी इट इज देयर ऑन द ग्रुप, क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रुप पर है, आप अभी हार्ड कॉपी भी निकाल देना। ऑफ कोर्स आई सेंट इट टुडे ओनली, अनसेस सेंट इट। ठीक है, था asset not specifically placed, लिस्ट 1 है। अब आ गया लिस्ट बी, asset specifically placed। ठीक है, इधर हम assets लिखेंगे, estimated realizable value,
और वो सिक्योर्ड क्रेडिटर का लिस्ट लिखेंगे कि हु आर द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स फॉर विच असेट्स आर स्पेसिफिकली लेफ्ट एंड उनकी डेफिशिएंसी ठीक है। असेट्स कौन सी है, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है, डेफिशिएंसी क्या है, या तो सरप्लस क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा क्रेडिटर है, देख लेते हैं, ध्यान से देखना। दो क्रेडिटर है, एक क्रेडिटर है बीइंग अ मॉर्गेज ऑन फ्री होल्ड बिल्डिंग एंड दूसरा भी एक क्रेडिटर है, उसको सेकंड चार्ज है, मतलब पहला ये क्रेडिटर को पे करेंगे फिर ये क्रेडिटर को पे करेंगे, लाइक दैट। सो टोटली हमारा 85 एंड 90 लैंड बिल्डिंग के लिए, 85 प्लस 90 कितना हो गया, 175। टोटल क्रेडिटर की लायबिलिटी अगेंस्ट दैट लैंड बिल्डिंग 85 प्लस 90 सेम असेट टू पीपल को दिया है, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, लेकिन उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, रियलाइजेबल वैल्यू ओनली 165 है, रियलाइजेबल वैल्यू ओनली 165 है, बट पेएबल 85 90 है, क्रेडिटर्स है। तो देखते हैं कैसे लिखता हूं मैं। सो असेट्स लैंड बिल्डिंग है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 165 है और पेएबल है 85 प्लस 90 175 है, तो 10,000 डेफिशिएंसी है। पता है ये 10,000 का जो डेफिशिएंसी वाला फिगर है ना, वो मेरे लिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो टेक्निकली 175 का ब्रेकअप ये बचेगा कि 165 सिक्योर्ड रहेगा, 10 अनसिक्योर्ड रहेगा। मीनिंग ये बनता है, क्या बोला, मीनिंग क्या बनता है कि 175 में से 165 सिक्योर्ड बनता है, 10 अनसिक्योर्ड बनता है। तो नीचे जब दूसरा स्टेटमेंट बनाएंगे ना लायबिलिटी वाला, उसमें से 10 अनसिक्योर्ड में लेंगे, 165 को सिक्योर्ड में लेंगे। फिर समरी ऑफ ग्रॉस असेट, asset not specifically pledged में 3,06,200 आएगा, एंड asset स्पेसिफिकली प्लेज बेच के 1,65,000 आ सकता है। ठीक है, सरप्लस कुछ नहीं है, डेफिशिएंसी है। तो अभी मेरे पास कितना मनी आ जाएगा, 3,06,200। इसका यूज क्या करेंगे हम, अमाउंट अवेलेबल फॉर पेइंग क्रेडिटर। ठीक है, ओके। अब हमारा इसके नीचे दूसरा स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। सो अभी amount paid for creditors
हैविंग स्पेसिफिक चार्ज लिखो, फिक्स चार्ज लिखो, सब एक ही बात है। इस साइड हमेशा नहीं लिखते क्योंकि उसकी पेमेंट ऊपर बताते हैं। और आप सोच के बोलो लेफ्ट साइड में क्या लिखूं? 165 लिखूं कि 175 लिखूं? सोच के आंसर देना। लेफ्ट साइड में क्या लिखूं, 165 की 175? 175 में से सिक्योर टेक्निकली ओनली 165 रहा है, 10 अनसिक्योर्ड है। तो सोच के बोलना, 10 को मुझे अनसिक्योर के लिस्ट में लेना होगा। सोच के कोई बोलना चाहता है इधर 165 लिखूं या 175 लिखूं? 165। क्यों? क्योंकि 10 को मुझे अनसिक्योर्ड के लिस्ट में लेना है। क्या बोला मैंने? 10 को मुझे अनसिक्योर्ड के लिस्ट में लेना है। ये 10 अनसिक्योर्ड बनेगा। समझ में आया? वहां के लिस्ट में लेना पड़ेगा एज पर लिस्ट बी। ठीक है, पब्लिश सी, amount for preferential creditor. ओके, तो देखते हैं कौन कौन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर है। उसके लिए हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। What the preferential creditor, will have to look at the question. हम स्लो स्लो क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। एक तो इनकम टैक्स ड्यू है, वो तो प्रिफरेंशियल में, इनकम टैक्स तो प्रिफरेंशियल में आएगा। ये प्रिफरेंशियल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, बिल डिस्काउंटेड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी टाइप का हो गया ना, बट वो प्रिफरेंशियल नहीं है। सैलरी एंड वेजेस प्रिफरेंशियल है। टेक्निकली वेजेस है तो अनलिमिटेड, सैलरी है तो 4 मंथ। हम लोग फर्स्ट वर्ड देख के करते हैं। हम फर्स्ट वर्ड देख के करते हैं कि सैलरी 5 मंथ का है तो उसमें से 4 मंथ का प्रिफरेंशियल बनेगा। सैलरी फॉर 5 मंथ इज 40, तो प्रिफरेंशियल कितना बनेगा? सैलरी फॉर 4 मंथ कितना बनेगा ये? नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट गिवन, सो 20,000 पर पर्सन लिमिट है। नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट गिवन, ये पर पर्सन लिमिट है 20,000। कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? आइदर 32,000 और हाउ मेनी पीपल, पीपल दिया है क्या? नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम मानते हैं कि वो प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट गिवन। अदरवाइज 20,000 is per person. Suppose 4 people are there, तो 80 हो जाएगा। 6 people are there, 20 into 6, 120 हो जाएगा, like that. So इसमें से भी पता है 8 क्या बनेगा? अनसिक्योर्ड बनेगा, 8 अनसिक्योर्ड बनेगा।
सो 57 प्रेफरेंशियल है। बताओ बैलेंस कितना बचा? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली कैलकुलेशन। देखो सैलरी में जो है ना 4 मंथ है और 20,000 पर पर्सन। हमारे को नंबर ऑफ पर्सन नॉट गिवन, पर पर्सन द लिमिट इज 20 पर पर्सन। ये एक आदमी का नहीं है, ये तो बहुत सारे एम्प्लॉय होगा ना, सब मिलकर है ये तो। तो बताइए बैलेंस क्या है? कितने लोग को ये सैलरी का कैलकुलेशन समझ में आ गया? एस वर्ड टाइप करो, एस वर्ड। सैलरी का कैलकुलेशन समझ में आ गया है तो एस वर्ड टाइप करो। सैलरी का कैलकुलेशन समझ में आ गया है तो एस वर्ड टाइप किया। 11 people have understood, very good. Salary for 5 months 40 है, salary for 4 months will be 32. Number of persons not given, per person the limit is 20 per person। So 5-6 आदमी तो होंगे ना कंपनी में, 2 आदमी तो होंगे ना। चलिए तो लिस्ट डी, अब फ्लोटिंग चार्ज वाले। अमाउंट फॉर क्रेडिटर्स having a floating charge। अमाउंट फॉर क्रेडिटर्स हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज। तो क्वेश्चन रीड करें, किसको फ्लोटिंग चार्ज है? एकदम ध्यान से देखना। देखो मेरा इक्विटी कैपिटल है, प्रीफरेंस कैपिटल है, कॉल इन अरियर्स है, फर्स्ट मॉर्गेज है हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है, 2 लाख है। मॉर्गेज डिबेंचर है 2 लाख का, बस एक ही है फ्लोटिंग चार्ज वाले। फाइव परसेंट फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। ठीक है, लीस्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। एक मिनट, 2 है क्या फ्लोटिंग चार्ज? लेट मी चेक। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? 2 people आर देयर, ऐसा लग रहा है। लेट मी चेक। एक तो मॉर्गेज डिबेंचर हो गया 2 लाख का, और भी एक है शायद बैंक कोडी कुछ तो। हाँ बैंक कोडी भी है ना, बैंक कोडी इज ऑल्सो ऑन द होल ऑफ द कंपनी। ये भी फ्लोटिंग हुआ ना, और 20 है। आई मिस दैट लाइन। बैंक कोडी है सिक्योर्ड बाय सेकंड चार्ज ऑन द होल ऑफ द असेट। होल ऑफ द असेट तो फ्लोटिंग हो गया, आई मिस दैट लाइन, मेरी गलती थी ये, ठीक है, आई मेड मिस्टेक। बैंक कोडी भी है 20,000, तो ये 220 आ जाएगा। बैंक कोडी भी था। दो आदमी है। इट्स माय मिस्टेक, आई टोल्ड यू नो, मतलब मैंने मिस कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मेरे सामने नहीं है ना, आपके जैसा ही प्रॉब्लम है। मैं भी बार बार यू नो स्क्रीन लेफ्ट राइट करते जा रहा हूं। आप लोग भी प्रिंट नहीं करते, मैं क्या बोलूं। फ्लोटिंग चार्ज के बाद अभी क्या बचा? तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। थोड़ा स्पीड करें ताकि ये खत्म हो जाए। अमाउंट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ऑफ कोर्स हम क्वेश्चन देख लेंगे क्या क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। सबसे पहला, बिफोर वी फॉरगेट, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स डेफिशिएंसी याद है ना, 10,000 था, बिफोर वी फॉरगेट। फिर वो सैलरी एंड वेजेस में से भी मुझे लेना है, वो कुछ 32,000 था, कितना था, 40,000 था, उसमें से 32 सिक्योर्ड था और प्रीफरेंशियल था।
एंड बाकी क्या क्या लिस्ट है हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं. विल जस्ट चेक इट आउट. क्वेश्चन चेक कर लेता. चलो क्वेश्चन चेक कर ले जरा क्या क्या क्रेडिटर में है. हेल्प मी आउट. देखो वो 10,000 का हो गया. फिर ट्रेड क्रेडिटर्स आएगा ऑब्वियसली 270. बिल डिस्काउंटेड खुद तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसमें 15,000 जो डिसऑनर होगा ना वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में आ जाएगा. सो 15,000 लगता है कि हमको बिल पेएबल के लिए देना पड़ेगा. लायबिलिटी एक्सपेक्टेड. अनक्लेम डिविडेंड भी करंट लायबिलिटी है. बिल पेएबल भी करंट लायबिलिटी है. इनकम टैक्स तो प्रिफरेंशियल में हो गया. सैलरी में से ओनली 40 - 32 है. बस इतनी एसेट है, आई मीन इतनी लायबिलिटी है. तो ये अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है. सो ट्रेड क्रेडिटर पेपर में दिया था 270. दिया डिस्काउंटेड लाइकली टू डिसोनर. तो हमको देना पड़ेगा ना लायबिलिटी विल अराइज. फिर अनक्लेम डिविडेंड है. ये तो करंट लायबिलिटी है. सैलरी वेजेस तो लिख दिया एंड बिल्स पेएबल है. बिल्स पेएबल कितना 10 है. सो 331 चेक करो. या 6 5 11 8 19 कितना कितना है. मैं मिस किया क्या? क्या मिस किया मैंने? कितना है जरा बताइए. 331 है 319 है जरा मुझे बताइए. कैलसिक है टोटल करूं. डिड आई मिस एनीथिंग? थ्री 19 हो रहा है ना. कितना हो रहा है ये? और कोई लायबिलिटी है कुछ मिस किया है मैंने? थ्री 19 हो रहा है. कोई है नहीं ना बाकी की लायबिलिटी वगैरह. चलो फटाफट कर देते हैं ना अभी, नहीं तो हमारे पास टाइम नहीं है अभी. इसका टोटल कर दे. 761. थोड़ा स्पीड कर देना. -289,800. List have amount for preference shareholders. बैलेंस शीट में 3 लाख दिया है. So 589,800. अमाउंट फॉर लिस्ट जी. इसमें थोड़ा ध्यान रखना. अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. देखो उसमें प्रेजेंट पेड अप कितनी है. प्रेजेंट पेड अप कैपिटल द लायबिलिटी साइड में 2 लाख है, लेकिन अरियर 4,000 है. तो 196 प्रेजेंट पेड अप कैपिटल है, प्लस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ कॉल्स इन एरियर वो भी वापस देना पड़ेगा ना. मतलब एक बार वो कॉल्स इन एरियर का मनी आ जाएगा ना 2,000 ही आने वाला है, तो 198 पेड अप हो जाएगी. मतलब ये एक्चुअल पेड अप आफ्टर गेटिंग मनी.
तो ये मेरा फाइनल डेफिशिएंसी हो जाएगा। मैं कॉल्सिनेरियर बताता हूँ आपको, समझाता हूँ, हाँ, डोंट वरी। डेफिशिएंसी एज पर लीस्ट एच 787,800। मैं आपको कॉल्सिनेरियर समझाता हूँ, देन आई विल कम बैक हियर। हाँ, जरा कॉल्सिनेरियर देखिए। आई नो यू हैव ए इश्यू, एकदम ध्यान से देखना। सी राइट नाउ मैं इक्विटी कैपिटल 2 लाख शो कर रहा हूँ। राइट नाउ मैं इक्विटी कैपिटल 2 लाख शो कर रहा हूँ, ठीक है। बट देयर इज अ 4,000 कॉल्सिनेरियर है, उसमें से 2 ही मिलने वाला है। सो प्रेजेंट पेड अप कैपिटल 2 लाख माइनस 4 196 हुआ, और मैंने बोला है 2000 तो कॉल्सिनेरियर मिलने वाला है। तो मेरी एक्चुअल पेड अप कैपिटल बाद में 198 हो जाने वाली है। तो मुझे रिफंड बाई चांस देना है तो 198 देना पड़ेगा शेयर होल्डर को। रिफंड देना है शेयर होल्डर को तो 198 देना पड़ेगा, 2 तो मिला ही नहीं है। सो प्रेजेंट पेड अप कैपिटल 196 है, 2000 रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ कॉल्सिनेरियर है, सो 198 का रिफंड देना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिशिएंसी, नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिशिएंसी एज पर लीस्ट एच बनाएंगे, ठीक है। कितने लोग को समझ में आया इक्विटी कैपिटल? तो ई टाइप करो। कितने लोग को इक्विटी कैपिटल समझ में आ गया तो ई टाइप करो, इक्विटी कैपिटल। लेक्चर खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीडियो देखिए आप। ई टाइप करो, इक्विटी कैपिटल समझ में आया तो। नहीं, कोई नहीं? ओ वेरी गुड, ब्रिलियंट है यार आप लोग तो। चलिए अभी एंड हियर। आपका कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर वगैरह जैसे जैसे होगा विल अनाउंस। हैप्पी एंडिंग। आई विल अपलोड द वीडियो। You can leave the team.